हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 फरवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पेंगोंग लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ब्लैक सी को लेकर के। तो जो ब्लैक सी है इसको हम यूक्रेन सी के नाम से भी जानते हैं और ये ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्ट एशिया के बीच में एग्जिस्ट करता है। पूरे वर्ल्ड में जो भी फेमस इनलैंड सी है उनमें से एक है ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास वाले रीजन में कौन कौन से कंट्रीज अपनी बॉर्डर बनाते हैं ब्लैक सी के साथ में, उनके नेम अगर हम डिस्कस करें तो टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया एंड बुल्गारिया। ये जो ब्लैक सी है यहाँ पर मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है, सी ऑफ मार्मरा एंड एजियन सी के थ्रू। यहाँ पर डार्डानेल्स स्टेट एंड बोस्फोरस स्टेट जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर है सी ऑफ अजोव, जिसको स्टेट ऑफ कर्च के थ्रू जो है ब्लैक सी कनेक्टेड है सी ऑफ अजोव से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज में क्यों बना हुआ था। आप सभी को पता है कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो यहाँ पर रशिया का जो फ्लीट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, जिसके ऊपर यूक्रेन ने अपने मिसाइल टारगेट किया, मिसाइल स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से रशिया का एक वॉरशिप जो है जिसका नाम था मॉस्कवा, वो यहाँ पर सिंक हो गया था, जिसकी वजह से ये जो लोकेशन है, ये जो ब्लैक सी है, वो न्यूज में बना हुआ था। ओके, तो द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। कल यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया और आपने देखी होगी कि वैकेंसी जो है वो 1105 वैकेंसी चाहिए है और बहुत ही लंबे टाइम के बाद में इतनी वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी एनफ प्रैक्टिस जो है ना क्वेश्चन की हो पाई है ना उनका सिलेबस अच्छे से कवर हो पाया है, तो वोल्केनो टीम आप सभी के लिए 100 डेज प्लान लेकर के आई है। इन 100 डेज में ये जो प्रोग्राम है वो 15 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगा। इन 100 डेज में जो आपका प्रीलिम्स का फुल सिलेबस है, चाहे आपका स्टैटिक पार्ट हो चाहे आपका करंट अफेयर पार्ट हो, वो इसमें कवर करवाया जाएगा। अब किस तरीके से कवर करवाएंगे, आपको डेली बेसिस पर हम टारगेट देंगे। जो भी हमारे मेंटोर है वो आपको टारगेट देंगे, वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है और फिर डेली बेसिस पर जो आपको टारगेट दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी एनफ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मतलब जो 100 डेज प्लान है न सिर्फ आपका सिलेबस कवर करवाएगा बल्कि टेस्ट सीरीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस की आपके एनफ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं और वो अपने एक डेडिकेटेड फॉर्म में एक प्रोसीजर के तहत अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लान जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली 50 स्टूडेंट जो है इनके लिए इस प्रोग्राम की फीस जो है वो 2500 रुपीज़ मतलब 2500 रुपीज़ रहने वाली है और इसके बाद में इसके जो नॉर्मल चार्जेस है वो 3000 रुपीज़ रहेंगे। आप अपनी क्वेरीज के लिए हमें मेल भी कर सकते हो। ये सारा प्रोसीजर जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया गया है। आप जाकर के वहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हो। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने हमारा बजट जो है वो रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि 2047 में जब हमारे इंडिपेंडेंस को 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ में जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे। तो ये 25 ईयर्स जो हमारे बचे हुए हैं जिसको अमृत काल नाम दिया गया है, इसमें हमारा बजट जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि 2047 में हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख सके एक डेवलप्ड इंडिया के लिए। तो अभी जो हमारा बजट है उसमें फोकस किया गया है 2047 का जो हमारा टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी स्कीम है वो यहाँ पर लागू की गई है। तो सबसे पहले बजट को लेकर के कुछ जो बेसिक फैक्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यूनियन बजट जो होता है
हमारी कंट्री का जो यूनियन बजट है वो एक तरीके से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसको हमारे कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर के लिए, जो हमारी अपकमिंग फिजल ईयर है उसके लिए गवर्नमेंट का क्या तो रेवेन्यू रहेगा, क्या एक्सपेंडिचर रहेगा, उसको लेकर के एक आउटलाइन जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है ये जो हमारा बजट है इसके थ्रू। मतलब आप ये बोल सकते हो कि बजट एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर में क्या एक्सपेंडिचर करेगी, कितना टैक्स जो है वो प्लान कर रही है, कहाँ पर ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा, और हमारी इकोनॉमी और सिटीजन्स की जो लाइफ है उससे किस तरीके से इफेक्ट होगी, ये सारी बातें जो है वो बजट में बताई जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 जो है वो हमें बताता है यूनियन बजट ऑफ ए ईयर इज रेफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो टर्म है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टर्म यूज की गई है और इसी के तहत बजट के बारे में बताया गया है। और बजट बनाने का काम कौन करता है, तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो बजट डिवीजन है वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, बजट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बेसिक बातें हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो बजट आया है तो हमारा जो एडिटोरियल पेज पे है उस पर डेली बेसिस पर किसी ना किसी सेक्टर को टारगेट करते हुए आर्टिकल आएंगे। तो आज हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी के लिए जो बजट है उसमें किन प्रोविजन के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो इस बजट में रखी गई है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट में रखा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कीम भी इस बजट में है, जिसमें एक है पीएम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट स्कीम मिशन जो है, और दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ये उनके लिए रखा गया है कि वो आर्टिशन जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम जो है वो लाई गई है। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भी आपका मनरेगा स्कीम है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, और उसको लेकर के देखो सबसे ज़्यादा इशू मनरेगा स्कीम को लेकर के क्या है कि जो पेमेंट सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्यूज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया और मनरेगा स्कीम में जो शेयर है बजट का वो सिर्फ 1.33% है, जो लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी कम है। मतलब जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर कुछ काम नहीं किया गया। दूसरी बात की जाती है हेल्थ सेक्टर की, तो 1.98% है बजट का, 1.98% जो है वो किस में खर्च किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर में। मतलब अभी भी 2% से जो है वो हमारा हेल्थ सेक्टर का जो बजट है वो कम रहेगा। टोटल हमने टारगेट जो रखे हैं मतलब 2% जो होना चाहिए बजट का उससे भी कम है हेल्थ सेक्टर में, और आप पॉपुलेशन देखिए उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा खर्च करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है। वैसे हमने टेलीग्राम चैनल पर जो भी इसकी समरी है बजट की वो आपको शेयर कर रखी है, आप जा करके वहाँ पर रीड कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो प्रद्युमन सर जो है वो आपके लिए लेकर के आएंगे, जो भी आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो सारी बातें जो हैं आपके साथ में शेयर की जाएंगी टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडिटोरियल पेज पर, और आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर में जो बजट है उसमें क्या प्रोविजन रखा गया है, किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है और कहाँ पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। इसी तरीके से टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्टर को लेकर के जो एडिटोरियल है, जो राइटर हैं अपने पॉइंट्स लिखते रहेंगे, व्यूज़ लिखते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे सेक्टर को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि देखो कोविड जो है उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इकोनॉमिक स्लो डाउन को लेकर के। ना सिर्फ कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर जो है इसकी वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई, काफ़ी ज़्यादा जो पुअर है उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। अगर हम कोविड का भी अभी तक इफेक्ट देखें तो पुअर जो पर्सन है, पुअर कैटेगरी जो है हमारी सोसाइटी की, उसके ऊपर अभी तक प्रेजेंट टाइम में भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखा गया है कि देखो इकोनॉमिक रिकवरी और जॉब क्रिएशन दोनों के ऊपर जो है वो हमें काम करना होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट जो है, मतलब जो कैपेक्स जो है उसको यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। तो यहाँ पर रखा गया है कि बजट ने अनाउंस किया है कि हम किसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है
इकोनॉमिक रिकवरी और पुअर सेक्टर में काम करने के लिए, उसको हमने 10 लाख करोड़ रखा है, जो लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो 33% इंक्रीज इसमें रखा गया है। और ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल एसेट्स जो है वो भी हमें कितना मिल जाएगा, लगभग 3 करोड़ के लगभग। तो टोटल जो एस्टिमेशन जो है वो 13.7 लाख करोड़ का है। ओके, जो टोटल जीडीपी का 4.5% है, वो लास्ट ईयर था 3.9%। मतलब इंक्रीज जो है वो तो हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक एक एक पॉइंट के ऊपर टारगेट करें, जैसे कि यहाँ पर राइटर ने एक एक स्कीम के ऊपर फोकस किया है, कि अगर हम पर्सनली स्कीम के ऊपर फोकस करें तो जो अलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। जैसे कि देखो, फूड सब्सिडी जो है उसके लिए 1.97 लाख जो है वो इसको कंपैरिजन किया गया है, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट में था, मतलब जो बजट को रिवाइज्ड किया गया लास्ट ईयर के, उसमें 2.8 लाख करोड़ रुपीस था 2022-23 के लिए, और अभी रखा गया है फूड सब्सिडी के लिए 1.97। तो देखो, ये कोई ज़्यादा इसमें मतलब ऐसे सोचने की नहीं है कि जो मनी है आप फूड सब्सिडी के लिए जो आपने मनी रिजर्व रखा है वो कम किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई थी कोविड के लिए, उस स्कीम को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको बंद कर दिया है। हालांकि जो हमें पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो मनी जो ग्रेन मिलते हैं लोगों को, वो उनको फ्री कर दिया गया है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इसी के बेसिस पर हो सकता है कि ये मनी जो है वो कम रखा गया हो। दूसरा यहाँ पर बात की गई है स्कीम की, किसको लेकर के, मनरेगा स्कीम को लेकर के, कि मनरेगा स्कीम में, जैसा कि हमने फ्रंट पेज पर भी देखा, कि मनरेगा स्कीम में जितना अलॉटमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। ओके, 2023-24 के लिए 60,000 करोड़, जो लास्ट ईयर कितना रखा गया था, 89,400 करोड़ रुपीज जो है 2022-23 के लिए रखा गया था। ओके, तो वैसे तो हमने इकोनॉमिक सर्वे में अपने डाटा देखे होंगे कि मनरेगा स्कीम के तहत जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है 100 डेज का, यहाँ पर जो वर्क है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन 42 डेज जो है वो एवरेज डे देखने को मिला है कि लोग यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं। उसका बेसिक रीजन क्या है कि ड्यूज जो है, पेमेंट में ड्यूज जो है देखने को मिलता है, टाइम पर जो पर्सन है उनको उनका पेमेंट नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया है कि जैसे कि जो बॉन्डेड लेबरर्स जो होते हैं, फोर्स्ड लेबरर्स जो होते हैं, उस तरीके से मनरेगा स्कीम में जो है वो रिवॉर्ड या पेमेंट जो है वो दिया जा रहा है। ओके, तो मनरेगा स्कीम जिसकी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज है, अलग अलग स्टेट टाइम टू टाइम क्लेम करते हैं कि टाइम पर जो सेंटर है वो अपनी तरफ से फंड को रिलीज़ नहीं कर रहा है, उसको लेकर के जो अलोकेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए था। दूसरा, अगर हम अदर स्कीम्स की बात करें तो जैसे कि न्यूट्रिशन सपोर्ट वीमेन चिल्ड्रन, इनके लिए जो हमारी स्कीम है, इनके लिए भी इनएडुकेट एंड लोअर अलोकेशन देखने को मिला है। जैसे कि सक्षम आंगनवाड़ी, ओके, जिसमें क्या करता है, आंगनवाड़ी सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, पोषण अभियान एंड ए स्कीम फॉर एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एट 20,000 करोड़। अब देखो, मनी आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको स्कीम जो है उसके ऊपर कितना फोकस किया गया, या फिर जैसे कि सोशल सिक्योरिटी जो है, इसके लिए स्पेसिफिक ब्रॉड एरिया में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशल सिक्योरिटी के लिए जो है वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को रख सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जो है उनका लोकेशन कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, ओके, वो इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। और मनरेगा स्कीम न्यूज़ में है, तो डायरेक्टली मनरेगा स्कीम को टारगेट करते हुए अगर मान लो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस बात को, इस पॉइंट को रख सकते हो कि प्रेजेंट टाइम का जो बजट सेशन है उसमें भी एलोकेशन कम देखने को मिला है, और हमें सोशल सिक्योरिटी इंक्लूज करने के लिए जो भी अनस्किल्ड पर्सनस हैं उनको मनरेगा स्कीम के तहत जो है वर्क दिया जाता है, तो उसमें जो बजट का एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि कोविड की वजह से जो इफेक्ट हुआ उसको हम क्या कर सकते थे, कम कर सकते हैं और ज़्यादा। ओके, यहाँ पर जो अदर स्कीम है इसके बारे में भी बताया गया है कि जैसे वीमेन एम्पावरमेंट स्कीम है, उसमें भी जो एलोकेशन है वो लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो कम देखने को मिला है। मोस्ट वनरेबल जो कम्युनिटीज़ है उनके लिए भी जो जैसे कि न्यूट्रिशन स्टेटस के लिए काम किया जा रहा है, तो उसमें भी जो काम है, जो मनी है वो कम खर्च करने की कोशिश की गई है। मिड डे मील स्कीम की अगर हम बात करें या आंगनवाड़ी सर्विसेज की बात करें तो 2011 से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है और 30% तक यहाँ पर लेस देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर है
उन्होंने उन्होंने इम्पोर्टेंट फोकस किया है कि हम क्या चाह रहे हैं। जैसे कि हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया कि 2047 तक हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, दूसरा यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, और ये फैक्ट है हमारी एजुकेशन को लेकर के और हेल्थ सेक्टर को लेकर के। हमने डिसाइड किया था कि हमारे जीडीपी का 6% जो है वो हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे, और जीडीपी का 2.5% जो है वो हम खर्च करेंगे हेल्थ के ऊपर। और अभी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया कि 2% से भी कम एलोकेशन देखने को मिला है किसको लेकर के, हेल्थ सेक्टर को लेकर के। तो हमारा जो टारगेट है वो तो कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा, और हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है वो एलोकेशन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि देखो हम अमृत काल में फोकस कर रहे हैं कि 25 ईयर में हमें इस तरीके से काम करना है कि जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन करें, साथ ही साथ में हम डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। तो सोशल सिक्योरिटी में जब हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप को एक सिक्योर्ड पर्सन के रूप में या सिक्योर्ड तरीके से जो हमारे सोसाइटी है उसकी सिक्योरिटी के लिए जब हम काम करेंगे, तभी हम जो है वो अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ऐसे थोड़ा ना है कि हमारी सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लोग जो हैं, पीपल जो है वो पुअर है और बहुत ही उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, उसके बाद में भी हम सोचे कि हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज़ के रूप में जो है वो एस्टेब्लिश कर पाएँ। तो ओवरऑल ग्रोथ जब होगी तभी जा कर के इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो भी पॉइंट्स है जिनमें भी हमने डिस्कस किया कि हमारा जो मतलब और ज़्यादा हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए था, उनके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो डीमोनेटाइजेशन जो स्कीम है उसको लेकर के 5 जजेज की बेंचेस ने अपना रिजल्ट दिया। अब रिजल्ट देने के बाद में वन जज जो है 4-1 से ये जो रिजल्ट है वो पास हुआ। वन जज जो है उन्होंने अपना रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में रखा कि गवर्नमेंट को इस तरीके से डिमोनेटाइजेशन नहीं करना चाहिए था जो 2016 में किया था, और अचानक से गवर्नमेंट ने अपने एक स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो 500 और 1000 के जो रुपीज़ है वो बंद कर दिए। ये गलत है। ओके, अब यहाँ पर ये जो जुडिशियल मेजोरिटी जो देखने को मिलती है उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है कि यह जस्टिफाइड है क्या। मतलब जैसे कि हम लेजिस्लेचर में देखते हैं कि कोई भी इशू को पास करवाना है तो हम देखते हैं कि अच्छा मेजोरिटी, तो वहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, जो मेंबर है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है हर पॉइंट को लेकर के। ओके, तो वहाँ पे मेजोरिटी में आप पास करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जजेस जो होते हैं उनको तो हर पॉइंट का बारे में पता होता है। ओके, हर केस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में भी अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जा रहा है, मेजोरिटी में वो जो पास नहीं हो रहा है, कंप्लीट जजेस जो है उसके सपोर्ट में नहीं है, तो इसको लेकर के डिस्कशन किए जाने की जरूरत है कि जो भी पर्सन, जो भी जज जो है वो किस केस को सुन रहे हैं, किस केस के बेसिस पर सुनवाई कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर देखो एक पॉइंट रखा गया है कि जजेस जो है उनको कौन सा जज जो है वो कितना सीनियर है उसके बेसिस पर ये मेजोरिटी जो है वो डिसाइड की जानी चाहिए कि कौन से जज को ज़्यादा अवेयरनेस है, ज़्यादा पॉइंट्स के बारे में पता है, उसके बेसिस पर ये मेजोरिटी डिसाइड की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो हमारी गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी ला दी है और गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि अब एनआरआई जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को यूज़ करते हुए पेमेंट सिस्टम कर सकेंगे। ओके, अब देखो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो भी हमारे नॉन रेजिडेंट हैं वो अगर इंडिया में आते हैं और अपने यहाँ पर अगर जैसे कि ई कॉमर्स साइट के ऊपर या फिर अदर पॉइंट्स के ऊपर जो है, या फिर इंडिया में कुछ परचेज करते हैं वहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है उनको, तो यूपीआई सिस्टम इनको टारगेट करते हुए, यूज़ करते हुए जो है वो पेमेंट नहीं कर पाते थे। तो अभी जो है वो 10 कंट्रीज़ के लिए ओपन कर दिया है कि 10 कंट्रीज़ से अगर एनआरआई आते हैं तो वो यूजर्स जो हैं इसको यूज कर सकते हैं। 10 कंट्रीज़ के जो पर्सन हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, जो हमारे एनआरआई हैं वो इसको यूज कर सकते हैं यूपीआई सिस्टम को। ओके, एनपीसीआई ने 10 जनवरी को ये क्लियर कर दिया है कि भीम यूपीआई और रुपये डेबिट कार्ड जो है इसका प्रमोशन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्कीम लेकर के आ रही है और इसका यूज करते हुए आप पेमेंट कर सकते हो। तो देखो वहाँ से अगर
वहाँ का जो मोबाइल नंबर है उसका यूज़ करते हुए वो इंडिया में अगर ट्रांसफ़र करते हैं मनी तो इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ में वो इंडिया में विजिट करते हैं तो इंडिया का जो इनका यूज़ करते हुए जो है वो पेमेंट कर पाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। हमारा जो पेमेंट सिस्टम है उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर एनपीसीआई की बात की गई है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इंटरनेशनल फ़ोन नंबर जो है उनको भी एबल कर दिया है कि वो भी यूपीआई का यूज़ करते हुए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो एनपीसीआई के बारे में हम बात कर लेते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे इंडिया में जो सेटलमेंट सिस्टम होता है और जो रिटेल पेमेंट्स होता है उसको ऑपरेट करने के लिए काम करता है। आरबीआई और इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने मिलकर के इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। 2007 का जो एक्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, उसके प्रोविजन के बेसिस पर इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट जो पेज है उस पर जो है वो डिस्कस किया गया है सिर्फ बजट को लेकर के, अदर अदर अपोजिशन ने क्या पॉइंट बोला है और न्यूज़ पेज पर, और जो अपोजिशन ने क्या बोला है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने क्या पॉइंट रखा है बजट को लेकर के, अलग अलग मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये सारे पॉइंट्स जो है उस पर रखे गए हैं। तो धीरे धीरे बजट को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है उनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको अवेल करवाए जाएंगे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।